जय श्री राधे फ्रेंड्स। अचानक अगस्त्य का गुस्सा देख शुभी तुरंत अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है। अगस्त्य गुस्से से शुभी से बोला, यह सब क्या बकवास है शुभी, सोचा भी कैसे तुमने। शुभी घबराकर अपनी जगह पर खड़ी हुई थी। अगस्त्य का अचानक इस तरह से गुस्सा देख उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। लेकिन मैं तो बस, अगस्त्य जोर से चिल्लाकर बोला, मैं तो बस क्या। शुभी तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो। शुभी आंखों में आंसू लिए अगस्त्य से कैसे बोले, तो क्या इसका मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करते। अगस्त्य इरिटेशन में बोला, ओ गॉड शुभी, नो नेवर, मैं तुमसे कभी प्यार नहीं कर सकता। तुमने ऐसा सोचा भी कैसे कि मैं तुमसे प्यार करूंगा। यह सुनकर तो शुभी के सीने में बड़ा जोर से दर्द होता है और उसे अपने सीने के दिल के टुकड़े टुकड़े होने की आवाज सुनाई देती है। शुभी के हाथ से गुलाब छूटकर नीचे गिर जाता है और आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। अगस्त्य अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल करते हुए शुभी से बोला, देखो मुझे नहीं पता कि यह सब बातें कैसे तुम्हारे दिमाग में आई, लेकिन मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ शुभी, तुम मेरे लिए समायरा जैसी ही हो। मैंने कभी ऐसा कुछ फील नहीं किया तुम्हें लेकर। सो प्लीज यह सब सोचना बंद करो, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं हो सकता। इस बकवास के सवाल को अपने दिमाग से निकाल दो, समझी तुम। अगस्त की बातों से शुभी का दिल टूटकर टुकड़े टुकड़े हो जाता है। अगस्त इरिटेशन में आसपास की डेकोरेशन को देखता है और यह सब बकवास चीज तुमने इसलिए की थी। गॉड, हटाओ यह सब यहाँ से, टोटली रबिश। उसके बाद अगस्त वहां से चला जाता है और एक बार भी मुड़कर शुभी की तरफ नहीं देखता। अगस्त को जाते हुए देख शुभी अपने घुटनों पर गिर जाती है और सदमे में चली जाती है। जब समायरा अगस्त को सीढ़ियों से नीचे उतरता हुआ देखती है तो वो फटाफट भागकर ऊपर जाती है, क्योंकि उसे कुछ अच्छी फीलिंग नहीं आती। जिस तरह से अगस्त गुस्से में नीचे आया था उसे पता नहीं क्यों बहुत अजीब लग रहा था। समायरा जब छत पर पहुंचती है तो वह शुभी को वहां पर जमीन पर पड़ा देखती है। शुभी, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। वह भागकर शुभी के पास आती है और उसे संभालने लगती है। शुभी, आर यू ऑल राइट। रो रो कर शुभी का पूरा मेकअप खराब हो चुका था, उसके गाल आंसू से भीग चुके थे। शुभी समायरा की तरफ देखकर बोली, उसने मना कर दिया समायरा, उसने मुझसे कहा कि वह मुझसे प्यार नहीं करता। वो ऐसा सोच भी नहीं सकता। उसने ना सिर्फ मना किया बल्कि मेरी फीलिंग्स, मेरे एफर्ट्स की इंसल्ट भी की। वह मुझसे प्यार नहीं करता समायरा, वह मुझसे प्यार नहीं करता। यह बोलकर शुभी जोर जोर से रोने लगती है। उसे इस तरह रोता हुआ देख समायरा का दिल टूट जाता है। वह शुभी को हक करके उसे शांत करने की कोशिश करती है। शुभी समायरा को हक करके फूट फूट कर रोने लगती है। उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया समायरा, उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, वह मुझसे प्यार ही नहीं करता। समायरा शुभी को कस के हक कर लेती है। शांत हो जाओ शुभी, प्लीज शांत हो जाओ, प्लीज रिलैक्स। दोनों ही एक दूसरे को हक करके रोना शुरू कर देते हैं। शुभी को संभालते संभालते समायरा भी रोना स्टार्ट कर देती है। थोड़ी देर बाद खुद को संभालने के बाद वह दोनों नीचे आती हैं तो नीचे उन्हें एक और धमाकेदार जोरदार झटका लगने वाला न्यूज सुनाई देती है। अनामिका के पिता भूपेंद्र स्टेज पर खड़े होकर एक अनाउंसमेंट करते हैं, एक्सक्यूज मी लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ। सब लोग अटेंशन को स्टेज की तरफ शिफ्ट कर लो। और अनामिका के पिता की अनाउंसमेंट को सुनने लगते हैं सब। भूपेंद्र हाथ में वाइन का ग्लास लेकर दूसरे हाथ में माइक लेकर स्टेज पर खड़े बोला, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अनामिका सिर्फ मेरी बेटी ही नहीं, मेरी जिंदगी भी है, मेरे घर की लक्ष्मी भी है। और लेकिन आज मेरे घर की लक्ष्मी को मैं किसी और के हाथ में सौंपने जा रहा हूँ। आज मैं अपनी बेटी की एंगेजमेंट अनाउंस करने जा रहा हूँ उस इंसान के साथ जिसे वह बहुत पसंद करती है, जो उसके लिए एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर नहीं मेरा बहुत अच्छा दोस्त और बिजनेस पार्टनर भी है। यह सुनकर शुभी और समायरा घबराहट में एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, जैसे उन्हें काफी हद तक अंदाजा लग गया हो। अनामिका काफी ज्यादा खुश लग रही थी। अगस्त चेहरे पर सिर्फ कोल्डनेस लिए हुए खड़ा था। अनामिका के पिता उसे स्टेज पर बुलाते हैं तो अनामिका फटाफट से स्टेज पर चली जाती है और अपने पिता के बगल में जाकर खड़ी हो जाती है। लो, तो मेरी बेटी की एंगेजमेंट मैं आज तय करने जा रहा हूँ मेरे बहुत अच्छे दोस्त और मेरे बिजनेस पार्टनर अगस्त राव के साथ।
यह सुनकर सब लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं, लेकिन शुभी और समायरा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। शुभी को तो इतना जोर से झटका लगता है कि वह जैसे जमीन पर गिरने ही वाली थी, पर अपने आप को संभाल लेती है। वह सोच भी नहीं सकती कि उसे इतनी भयानक खबर सुनने को मिलेगी, वह भी अपने ही जन्मदिन पर। आज ना सिर्फ उसका दिल टूटा है, बल्कि उसे यह सब कुछ भी सुनने को मिल रहा था, तो उसके दर्द का कोई अंदाजा भी नहीं था। अगस्त स्टेज पर आता है और अनामिका के बगल में खड़ा हो जाता है। उसके चेहरे पर सिर्फ कोल्डनेस थी, कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं थे। वह एक नजर सुभी की तरफ देखता है, जो आंखों में आंसू लिए शॉक होकर उसे देख रही थी, पर अगले ही पल से वो कंप्लीटली इग्नोर कर देता है। शुभी कभी सोच भी नहीं सकती थी कि अगस्त ऐसा करेगा। अनामिका बहुत खुश थी, उसके तो पैर ही जमीन पर नहीं लग रहे थे, ऐसा लग रहा था पर लग गए हों। अनाउंसमेंट खत्म होने के बाद सब लोग अगस्त्य और अनामिका को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। पीयूष भी उनके पास आकर अगस्त्य को हक करते हुए बोला, कॉन्ग्रेचुलेशंस ब्रो। अगस्त्य कुछ रिएक्ट नहीं करता, बस वैसे ही खड़ा रहता है। कॉन्ग्रेचुलेशंस अनामिका। अनामिका खुश और एक्साइटेड होकर बोली, थैंक यू पीयूष, आई एम सो हैप्पी। मैं बता नहीं सकती कि आज मैं कितनी खुश हूँ, कितनी ज्यादा खुश हूँ। आई एम वेरी वेरी हैप्पी। वैसे तो जन्मदिन तुम्हारी बहन का है, लेकिन डैड ने मुझे दुनिया का सबसे अच्छा गिफ्ट दिया है। दूर खड़ी शुभी अपने आंसुओं को पोंछती है और अगस्त्य की तरफ देखती है, जो उसे देखकर समायरा थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है। शुभी कहाँ जा रही हो? शुभी ने जाने से पहले समायरा से कहा उसे मुबारकबाद देने। उसके बाद सभी अगस्त्य अनामिका के पास चले जाते हैं। जैसे ही वह अगस्त्य के सामने आती है, अगस्त्य बस उसे देखता ही रह जाता है। उसकी आंखों में हल्की हैरानी थी, कुछ और भी जो शायद किसी और को नहीं दिखाई दे रहा था, कुछ ऐसा जिसे वह सबसे छुपा रहा था, सबसे, खुद से भी, शुभी से भी। शुभी हल्का सा मुस्कुराकर एक नकली मुस्कान के साथ अपना हाथ आगे बढ़ाकर अगस्त्य से बोली, कॉन्ग्रेचुलेशन अगस्त्य। अगस्त्य अपनी जगह पर बर्फ की तरह जमा हुआ था। अगले ही पल वह अपना हाथ उठाकर शुभी के हाथ हैंडशेक करके कोल्ड आवाज में बोला, थैंक्स। अगस्त्य का टच, उसकी आवाज, उसका बोलना, उसका उसे देखना शुभी की जान निकाल रहा था। उसके सीने में हजारों छुरियां चल रही थी, उसका दिल जख्मी हो चुका था। उसके बाद शुभी अनामिका को कॉन्ग्रेचुलेट करती है, कॉन्ग्रेचुलेशंस अनामिका, यू आर वेरी लकी यू टू हैव हिम। अनामिका चेहरे पर एक गुरूर से भरी मुस्कान के साथ बोली, थैंक यू शुभी, एंड यस आई एम लकी। अगस्त जैसा इंसान सबकी किस्मत में थोड़ी ना होता है, वह तो किसी एक को ही मिलता है। शुभी ने एक कड़वी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, सच में लगता है कि वह खास तुम ही हो। अब मिल गया है तो इसे संभाल कर रखना। अगस्त्य कुछ नहीं बोलता, बस चुपचाप खड़ा शुभी को देखता रहता है, और शुभी उसे कुछ सेकंड, दोनों के बीच में जो आई कांटेक्ट रहता है, उसमें ना जाने कितने इमोशंस एक दूसरे के सीने में उतर जाते हैं। शुभी ज्यादा देर वहां खड़ी अपने दर्द को कंट्रोल नहीं कर सकती थी, इसलिए उन्हें मुबारक देने के बाद वह तुरंत अपने कमरे में चली जाती है और वहां पर जाके अपना दिल खोल के फूट फूट कर रोती है। उस रात समायरा भी उसी के साथ रुक गई थी, क्योंकि वह उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। पूरी रात शुभी रोती रहती है और समायरा उसे संभालती रही। प्रेजेंट में शुभी बिस्तर पर एक लाश की तरह पड़ी हुई थी, उसकी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। वह दर्द में थी, लेकिन उसके शरीर से ज्यादा दर्द उसके दिल में था। उसकी आत्मा उस पर चोट लगी थी, उसका दिल टूटकर बिखर चुका था। उसका लहंगा, उसकी चूड़ियां, उसके गहने सब जमीन पर बिखरे पड़े थे। कमरे की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, और इससे भी ज्यादा खराब थी शुभी की हालत। कमरे में घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। कुछ देर पहले यह कमरा शुभी की चीखों से गूंज रहा था, लेकिन अब पूरे तरीके से सन्नाटा छाया हुआ था, जिसमें घड़ी की टिक टिक की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। कैसे कुछ ही दिनों में शुभी की पूरी दुनिया उथल पुथल हो गई, खुद वह भी समझ नहीं पाई। कल तक सब कुछ ठीक था उसकी जिंदगी में, और आज देखो वह कहाँ आ गई है, किस हाल में पहुंच गई है, और वह भी किसके हाथों? अपने ही प्यार के हाथों। जैसे तैसे शुभी अपनी पलकों को झपकाती है, जो लगातार ऊपर
देखे जा रही थी। अतीत का दर्द उसे झकझोर रहा था। जैसे तैसे हिम्मत करके शुभी होश में आती है और बिस्तर से खड़ी होने की कोशिश करती है। खड़े होते टाइम वह बार बार गिर रही थी, क्योंकि उसके शरीर में खुद को संभालने की अब जरा भी ताकत नहीं बची थी। किसी तरह से वह खड़ी होती है और अपने आप को संभालते हुए बाथरूम में जाती है। वहां पर वह शावर ऑन करती है और ठंडा पानी उसके शरीर पर गिरता है तो उसके दर्द और उसके जख्मों को थोड़ी राहत मिलती है। जमीन पर बैठकर शुभी अपनी फूटी किस्मत पर जोर जोर से रोने लगती है। वह नहीं समझ पा रही थी कि अचानक यह सब कुछ कैसे हो गया, क्यों हो गया। क्या अगस्त जो कह रहा है वह सही है? क्या वाकई में पीयूष ने वह सब किया है? आखिर कहाँ है पीयूष? क्यों गायब है वो? अगर वह बेकसूर है तो आकर अपनी बेगुनाही का सबूत क्यों नहीं देता? क्यों छोड़ गया अपनी बहन को इन दरिंदों के बीच? चाहे कुछ भी हो, लेकिन शुभी यह मानने को हरगिज भी तैयार नहीं थी कि उसका भाई, उसका दिल यह मानने को तैयार नहीं था कि उसका भाई पीयूष ऐसी घटिया हरकत भी कर सकता है। वह बहुत अच्छा भाई है, कभी अपनी बहन को ऐसी प्रॉब्लम में नहीं डालेगा और अगस्त्य की बहन के साथ इतनी घटिया हरकत तो वो बिल्कुल भी नहीं करेगा। शुभी अपने घुटनों को अपनी बाहों में हक करते हुए बड़बड़ाई, कहाँ हो आप भाई, कहाँ हो आप? प्लीज जल्दी आ जाओ। मैं जानती हूँ आपने कुछ नहीं किया, अपनी बेगुनाही को साबित करो भाई। मुझे बचा लो इन लोगों से, प्लीज मुझे बचा लो। शुभी फूट फूट कर रोने लगती है। अगस्त्य एक कमरे का दरवाजा खोलकर उसमें एंट्री करता है। वो अपनी शेरवानी को निकालकर फेंकता है और बिस्तर पर आकर बैठ जाता है। उसकी आंखें डार्क थी, बहुत डार्क। उसके चेहरे पे कई तरीके के कॉम्प्लीमेंट्स इमोशंस थे, लेकिन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो इमोशन था वह था गुस्सा, जो अब तक शांत नहीं हुआ था। अब तो उसे देखकर लग रहा था कि उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया है। अगस्त्य को इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वह अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। गुस्से के साथ साथ उसके अंदर एक अजीब सा दर्द भी था, वह दर्द जो अब उसके बर्दाश्त की हद को पार कर रहा था। वह खड़ा होता है और कमरे के सारे सामान को तोड़फोड़ कर देता है। अपने गुस्से को, अपने दर्द को शांत करने की कोशिश करता है। दीवार पर जोर जोर से पंच मारता है जब तक हाथ से खून नहीं टपकता। ऐसा लग रहा था दीवार ही गिरकर टूट जाएगी। उसका गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा था। वह सामने रखी हुई शराब की बोतल को उठाता है और फिर ड्रिंक करना शुरू कर देता है। वह पूरी की पूरी बोतल खाली कर देता है ताकि उसका गुस्सा कुछ हद तक शांत हो जाए। पूरी बोतल खत्म करने के बाद भी वह बोतल को दीवार से मारता है, जिससे उसके टुकड़े हो जाते हैं। पीयूष खन्ना, यू बास्टर्ड, ये सब कुछ सब तुम्हारी वजह से हुआ है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुमने मुझे भी अपने जैसा बना दिया है। आई स्वेयर, अगर तू मुझे मिल गया ना, इतने टुकड़े करूंगा तेरे कि इस शहर के हर एक जानवर को एक एक टुकड़ा मिल जाए। हर एक जानवर को एक एक टुकड़ा मिलेगा। तुझे मारकर तेरी लाश को अगर मैं कुत्तों को नहीं खिलाया ना, तो मेरा नाम भी अगस्त्य राव नहीं। उसके बाद अगस्त्य गुस्से फ्रस्ट्रेशन में जोर से चिल्लाता है। उसके बाद वह नशे में धुत वहीं बिस्तर पर गिर जाता है। मैं जानता हूँ तुम मुझसे नफरत करने लगी हो, मैं जानता हूँ कि मैं जानवर बनने की सारी हदें पार कर दी है, लेकिन सारा कसूर तुम्हारे भाई का है। यह सब कुछ उसकी वजह से हुआ है। दरिंदगी पहले उसने दिखाई थी, मैं तो बस उसे खत्म कर रहा हूँ। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा उस साले को। मैं जब तक अपने हाथों से उसका गला नहीं काटूंगा तब तक मेरा गुस्सा शांत नहीं होगा, नहीं होगा। यह बड़बड़ाता हुआ अगस्त नशे में चूर हो जाता है। उधर बाथरूम में शुभी और यहाँ अगस्त दोनों ही बुरी हालत में थे। दोनों के दिलों में दर्द था, लेकिन अलग अलग तरह का दर्द। दोनों ने धोखा खाया था, एक ने अपने भाई जैसे दोस्त से और दूसरे अपने प्यार से। बेकसूर होकर भी वह सजा भुगत रहे थे और अगस्त्य का तो यह भी समझ नहीं आ रहा था कि गुस्से में कितने बड़े गुनाह कर चुका है और कितने बड़े गुनाह करने वाला है, वह भी एक बेकसूर के साथ। अगली सुबह दरवाजे की खटखट से शुभी की आंख खुलती है। उसका सर में तेज दर्द था। जैसे तैसे करके वह खुद को संभालती हुई बिस्तर से उठती है और देखती है कि कोई दरवाजा खटखटा रहा है। अचानक शुभी को डर लगने लगता है। कौन हो सकता है? कहीं अगस्त्य तो नहीं? रात में अगस्त्य ने जो कुछ भी उसके साथ किया था, उसके बाद शुभी के दिल में अगस्त्य के लिए खौफ बैठ चुका था। पता नहीं वह उठकर क्यों चला गया, पर कुछ हद तक
उसे राहत थी, वह उससे बहुत ज्यादा डरने लगी थी। दरवाजे की खटखटाहट की आवाज लगातार आ रही थी। शुभी का गला सूखने लगता है और उसका दिल जोर से धक धक करने लगता है। जैसे तैसे करके शुभी दरवाजे के पास जाती है और दरवाजा खोल देती है, लेकिन उसे यह देखकर राहत की सांस आती है कि दरवाजे पर अगस्त्य नहीं है, बल्कि घर का एक पुराना नौकर मदन काका है। सुबी ने फिर से अपना लहंगा पहन रखा था। उसके शरीर पर लाल पीले चोटों के निशान दिखाई दे रहे थे, जो बता रहे थे कि उस पर कितने बुरी तरीके से ज्यादती हुई है। शुभी मदन काका से बोली, काका आप यहाँ? मदन काका ने शुभी से कहा, बेटा तुम दरवाजा नहीं खोला तो मैं थोड़ा घबरा गया था, माफ करना इतनी जोर जोर से दरवाजा पीटने के लिए। मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आया हूँ। मदन काका ने हाथ में खाने की प्लेट थी। शुभी और समायरा मदन काका के साथ खेलकर ही बड़ी हुई थी, इसलिए उनके साथ उनका खास लगाव था। शुभी ने मदन काका से थोड़ी दुखी सी आवाज में कहा, मुझे खाना नहीं खाना काका, आप इसे ले जाइए। यह बोलकर शुभी पलटने लगती है कि तभी अचानक उसे एक डाक आवाज सुनाई देती है, क्यों नहीं करना है तुम्हें नाश्ता? मुझे आवाज सुनकर शुभी का दिल दहल जाता है और उसके बदन में कपकपी छूट जाती है। शुभी पलटकर देखती है तो उसके पीछे थोड़ी ही दूर पर अगस्त्य खड़ा हुआ था, जिसके चेहरे पर काफी डार्क एक्सप्रेशन थे। उसे देख शुभी का गला सूख जाता है और वो अपना सलाइवा गटक लेती है। मदन काका खाने की थाली लेकर वहीं पर खड़े थे। शुभी थोड़ा घबरा जाती है जब वह चेहरे पर डेविल जैसी चमक लिए अगस्त्य को आगे बढ़ता हुआ अपनी तरफ आता हुआ देखती है, तो उसके दिल की धड़कनें भी तेज हो जाती हैं। अपने कपड़ों को अपनी मुट्ठी में कस लेती है। अगस्त्य से अब शुभी को बहुत ज्यादा डर लगने लगा था, और लगे भी क्यों ना, उसने इस डेविल का खतरनाक रूप जो देखा है, खुद के ऊपर झेला है, जिससे वह इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि उसने एक बहुत गलत इंसान को दिल दे दिया था। जिस अगस्त्य से उसने प्यार किया था वह यह नहीं था। वह तो बहुत अच्छा था, उसका ख्याल रखता था, लेकिन यह तो कम्प्लीटली एक डेविल है, जिसमें अच्छाई का नामो निशान भी नहीं है। मदन काका के पास पहुंचकर अगस्त्य खाने की प्लेट को देखता है और उसके बाद अपनी डेविल जैसी आंखें शुभी की तरफ घुमा लेता है, जिसे देखकर शुभी ऊपर से नीचे तक थरथरा जाती है। मदन काका से खाने की थाली को अपने हाथ में लेकर अगस्त्य ने कहा, आप चाहिए, इसे खाना मैं अपने हाथों से खिलाऊंगा। अगस्त्य की यह बात सुनकर तो शुभी की धड़कनें और भी ज्यादा तेज भागने लगती हैं। उसके जैसी रोंगटे से खड़े हो जाते हैं। उससे तो यह कंफर्म था कि वह प्यार से तो उसे खाना नहीं खिलाने वाला, बिल्कुल भी नहीं। शुभी को वह वक्त याद आ जाता है जब जबरदस्ती उसे खाना खिलाया था, जिस दिन उसका रेप किया था। उससे ठीक अगले दिन जिस बेदर्दी से उसने उसे खाना खिलाया था, वह सोचकर तो वो थरथरा जाती है। मदन काका वहां से चले जाते हैं और अगस्त्य अपनी डार्क आंखों के साथ शुभी को घूरता हुआ कमरे के अंदर आता है और लात मार के दरवाजा बंद कर देता है। शुभी बहुत घबरा जाती है, उसके माथे पर पसीना भी आने लगता है। वह अपने कदमों को पीछे करने को होती है, जबकि अगस्त्य अपने कदमों को उसकी तरफ आगे बढ़ा रहा था। शुभी का मन कर रहा था कि वह अभी इस डेविल को धक्का दे और यहाँ से भाग जाए, उसके हाथ में ही ना आए, लेकिन वह जानती थी कि यह मुमकिन नहीं है। वह जब तक इस दुनिया में है इस डेविल से नहीं बच सकती, बिल्कुल भी नहीं, यह मुमकिन ही नहीं है। पीछे हटते हटते शुभी एकदम से बिस्तर से टकरा जाती है और बिस्तर पर जाकर गिर जाती है। बिस्तर के पास पहुंचकर अगस्त्य शुभी की एक तरफ अपना पैर रख लेता है और हल्का सा झुक जाता है। तो तुम खाना नहीं खाओगी ना? क्या चाहती हो तुम कि मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊं, जैसे उस दिन खिलाया था? इसके लिए भी मैं तैयार हूँ, बस देख लेना तुम तैयार हो या नहीं। शुभी तुरंत खाने की प्लेट को अपने हाथ में पकड़ते हुए बोली, नहीं, मैं अपने आप ही खा लूंगी, मैं खुद खा लूंगी। शुभी इतना बोलकर अगस्त्य की हाथ से प्लेट लेकर फटाफट खाना खाने लगती है, जल्दी जल्दी खाने लगती है, जिसे देखकर अगस्त्य के चेहरे पर एक डेविल सी मुस्कुराहट फैल जाती है। वेरी गुड, अब तक तो तुम्हें समझ में आ ही गया होगा कि मेरे सामने तुम्हारी कोई जिद बिल्कुल भी नहीं चलने वाली। अगर तुमने मेरी बात ना मानने की, मेरे खिलाफ जाने की या यहाँ से भागने की कोशिश भी की तो वह तुम्हारी आखिरी कोशिश होगी।
तुम्हें इतना तो समझ में आ गया होगा कि मेरे अंदर रहम नाम की चीज नहीं है, अपने दुश्मनों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। शुभी की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। पर मैं कभी तुम्हारे दुश्मन नहीं थी, शुभी अगस्त की आंखों में देखकर बोली। अगस्त उसके बालों को कस के मुट्ठी में पकड़ लेता है। आह, दर्द के मारे शुभी की चीख निकल जाती है। अगस्त बहुत डार्क आवाज में बोला, सच बताऊं, तुमसे और तुम्हारे भाई से बड़ा दुश्मन मेरे लिए इस वक्त दुनिया में कोई और नहीं है। पीयूष को मारने के बाद ही ये दुश्मनी खत्म होगी। जब तक तुम्हारा भाई नहीं मिल जाता तब तक उसके हिस्से की सजा तुम्हें ही भुगतनी होगी। शुभी आंखें कस के बंद कर कर रोने लगती है, पर अगस्त को इस चीज से जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। मेरी बात कान खोलकर सुन लो, घर के सारे नौकरों को मैंने छुट्टी दे दी है। आज के बाद इस पूरे बंगले का हर एक काम तुम अपने हाथों से करोगी। अगर किसी की मदद लेने की सोची भी तो तुम्हारे साथ तुम्हारी मदद करने वाले की भी जान से हाथ धो बैठेगा। यह बोलकर अगस्त फटाक से उसके बालों को छोड़ देता है और वहां से चला जाता है, जैसे वो एक सेकंड शुभी को देख नहीं सकता था, जैसे उसे उस बात का डर हो कि उसके आंसू देखकर कहीं वो पिघल ना जाए। वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता था, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसने वादा किया था समायरा से कि उसके साथ यह सब करने वालों पर वह कभी भी तरस नहीं खाएगा, भले ही वह पीयूष हो या उसकी बहन शुभी हो। शुभी के आंसू खाने की थाली में टपकने लगते हैं। उसकी मुश्किल आसान तो अब बिल्कुल नहीं होने वाली थी। इतना तो उसे समझ में आ गया था कि अब हर दिन उसकी जिंदगी और भी ज्यादा मुश्किल होने लगी थी। उसे किसी भी हाल में इन हालात में जीना ही था। इस वक्त शुभी को सबसे ज्यादा याद पीयूष की आ रही थी। भाई, आप कहाँ हो? आप ही हो जो मुझे इस नर्क से बाहर निकाल सकते हो। जहां भी हो प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो। पता नहीं अगस्त को क्या हो गया है, वह इतना पागल कैसे हो गया है। ये वो अगस्त नहीं है, यह तो एक शैतान है, शैतान। इससे पहले मैं अपनी जान ले बैठूं, प्लीज भाई मुझे बचा लो, मुझे इस डेविल से बचा लो। यह बोलकर शुभी जोर जोर से सिसकियां लेकर रोने लगती है। अगस्त गाड़ी में बैठता है और घर से निकलता है। वह अपने ऑफिस पहुंचता है जहां पर अनामिका उसका इंतजार कर रही थी। अगस्त जैसे ही कैबिन में एंट्री करता है उसे वहां अनामिका दिखाई देती है। अनामिका, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अगस्त थोड़े सरप्राइज हो जाता है। अनामिका अगस्त के पास आकर बोली, अगस्त, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। डैड ने तुम्हें खास करके बात करने के लिए मुझे यहाँ पर भेजा है, क्योंकि तुम्हारा फोन नहीं लग रहा था। अगस्त थोड़ा कंफ्यूज लुक देते हुए बोला, हाँ, वो मेरा फोन जरा गिरकर टूट गया था। बोलो क्या बात करनी है? अगस्त अपनी कुर्सी की तरफ जाने लगता है कि तभी अनामिका की आवाज, उसकी बात सुनकर उसके कदम वहीं पर ठहर जाते हैं। पीयूष के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। अगस्त जब ये बात सुनता है तो गुस्से में उसकी आंखें बहुत ज्यादा डार्क हो जाती हैं। अनामिका देखती है कि उसके हाथ की मुट्ठियां भी कस गई हैं और उसका जबड़ा भी कस गया है। वो अगस्त के पास आकर बोली, डैड ने तुम्हें बुलाया है, जल्दी चलो। मैं यहाँ इसीलिए तुम्हारा वेट कर रही थी कि तुम्हें अपने साथ ले जा सकूं। अगस्त तुरंत ऑफिस के बाहर चल देता है बिना किसी सवाल के। अनामिका भी फटाफट उसके पीछे चलने लगती है। बाहर निकलकर दोनों अगस्त की गाड़ी में बैठते हैं। अगस्त गाड़ी चलाता है और अनामिका उसके बगल में बैठ जाती है। गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील पर अगस्त की मजबूत पकड़ बता रही थी कि उसका गुस्सा उसके अंदर ज्वालामुखी के लावा की तरह उबल रहा है। अनामिका भी इस बात से अनजान नहीं थी कि वो अगस्त के कंधे पर हाथ रखकर बोली, हमें उसे जल्दी ही पकड़ लेंगे। अगस्त ने आगे रास्ते पर देखते हुए अपने जबड़े को पीसते हुए पूछा, क्या पता चला है उसके बारे में? कहाँ है वो? कौन सी जगह पर छुपकर बैठा है साला? बताओ, उसे वहीं पर जाके खत्म कर दूंगा। अनामिका देखती है कि अगस्त के गुस्से के साथ साथ गाड़ी की स्पीड भी बढ़ती जा रही है। अब उसे अपनी लाइफ की भी चिंता होने लगी थी। अनामिका ने कहा, अगस्त, आई डोंट नो, लेकिन जस्ट काम डाउन, हम उसे ढूंढ लेंगे। उसके बाद तुम उसके साथ जो चाहे वो कर सकते हो। अगस्त ने गाड़ी तेज उड़ाते हुए कहा, वो तो मैं करूंगा ही, और ऐसा करूंगा कि देखने वाले सुनने वाले की आत्मा कांप जाएगी।
गद्दारी करने वालों के लिए उसकी मौत एक सबक बनेगी और फिर कोई भी गद्दारी करने के बारे में नहीं सोचेगा। जल्द ही अगस्त की गाड़ी एक बंगले के बाहर आकर रुकती है। वह बंगलो अनामिका के डैड यानी भूपेंद्र कश्यप का था। दोनों गाड़ी से उतरकर घर के अंदर आते हैं और अनामिका अगस्त्य को सीधा अपने डैड के पास लेकर जाती है। भूपेंद्र एक बड़ी सी चेयर पर फायरप्लेस के सामने बैठा हुआ था। उसके हाथ में वाइन का ग्लास था और वो काफी रिलैक्स होकर बैठा हुआ था। उसके सामने आग जल रही थी। कुछ गार्ड्स उसके सामने हाथ बांधकर खड़े हुए थे। अगस्त्य अनामिका के साथ वहां आता है और भूपेंद्र उसे देख मुस्कुरा देता है। अगस्त्य, तुम आ गए? आओ आओ आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। अगस्त्य अनामिका के साथ वहीं पर खड़ा हुआ था। भूपेंद्र चेयर से उठ के उसके पास जाते हुए बोला, सुना है शादी कर ली तुमने? कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगस्त्य की शादी का जिक्र सुनकर अनामिका की मुट्ठियां कस जाती हैं। वो अगस्त्य की इस शादी से जरा भी खुश नहीं थी। वो जानती थी कि अगस्त्य ने ये शादी अपनी बहन का बदला लेने के लिए की है, लेकिन फिर भी वो बहुत अपसेट थी और काफी गुस्सा भी। अगस्त्य भूपेंद्र से थोड़ी कड़क आवाज में बोला, पीयूष के बारे में क्या पता चला है आपको? बताओ मुझे, कहाँ है वो? अगस्त्य की आंखें गुस्से से अभी तक उबल रही थी। भूपेंद्र ने उसके पास से गुजरते हुए कहा, बता दूंगा, पहले जरा साथ में बैठकर एक ड्रिंक तो ले लो। तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। ये बोलकर भूपेंद्र अगस्त्य के लिए ड्रिंक बनाने लगता है। अगस्त्य उसकी आवाज से ही समझ गया था कि वो किस बारे में बात करना चाहता है। अगस्त्य के हाथ में ड्रिंक का ग्लास देखकर भूपेंद्र जाकर अपनी जगह पर बैठ जाता है, उसके ठीक सामने वाली चेयर पर। अगस्त्य जाकर बैठ जाता है। अगस्त्य जानता था कि वो दोनों के बीच बहुत सीरियस बहस होने वाली है, पर अगस्त्य तैयार था इस बैटल के लिए। भूपेंद्र और अगस्त्य एक दूसरे को बड़े ही सीरियस फेस के साथ देख रहे थे। एकदम से अनामिका को माहौल में गर्मी फील होती है। वो अगस्त्य के पास जाकर खड़ी हो जाती है। अगस्त्य भूपेंद्र से बोला, मुझे पता है आप मुझसे क्या बात करना चाहते हैं और आपको मेरा जवाब पहले से ही पता है। मैंने जो किया उसका कारण भी आपको पता है। भूपेंद्र बहुत सीरियस आवाज में बोला, तुम्हें शादी करने की कोई जरूरत नहीं थी। तुम तो शुभी को वैसे भी बर्बाद कर सकते थे बिना शादी के। उसे अपनी मिस्ट्रेस भी बनाकर रख सकते थे। ये सुनकर अगस्त्य के एक्सप्रेशन डार्क हो जाते हैं। मुझे आपको कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। मैंने वही किया जो मेरा बदला लेने के लिए जरूरी था। भूपेंद्र ने हल्का सा हंसते हुए कहा, कम ऑन अगस्त्य राव, किसी और को बेवकूफ बनाना, मुझे नहीं। अगर मुझे बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं है। अगर होता तो मैं अंडरवर्ल्ड की दुनिया का एक माना जाना नाम नहीं होता। अगस्त्य इसका जवाब देते हुए बोला, मैंने क्या किया, क्यों किया, किस लिए किया, ये मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है। भूपेंद्र काफी कड़क आवाज में बोला, जरूरत है अगस्त्य राव, जरूरत है। तुम्हारी वाइफ होने का टाइटल सिर्फ अनामिका का था, उस 2 कौड़ी की लड़की का नहीं। किससे पूछकर तुमने ये फैसला लिया? शायद तुम भूल गए हो कि तुम किस हालत में थे जब मैंने तुम्हें सहारा दिया था, जब मैंने तुम्हें खड़ा किया था, और आज तुम जहां पर भी हो मेरी वजह से हो। इतनी जल्दी भूल गए? इस पर ग्लास पर अपनी पकड़ को मजबूत करते हुए अगस्त्य ने जवाब दिया, मैं तो कुछ नहीं भूला, पर लगता है आप सब कुछ भूल गए हैं। जब मैं आपको मिला था तब आप खुद किस हालत में थे? तो टेक्निकली हम दोनों ने ही एक दूसरे को सहारा देकर उठाया है। तो ये फालतू का एहसान जताना बंद करो। अगस्त्य, यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट्स। अगस्त्य की भी आंखों में गुस्सा दिखाई देने लगता है। तभी अनामिका बीच में आ जाती है क्योंकि उसे माहौल काफी गर्म लगने लगता है। डैड रिलैक्स, आई ट्रस्ट अगस्त्य। उसने जो किया है उसके पीछे वजह होगी, आई एम श्योर। अगस्त्य अपने वादे से पीछे कभी नहीं हटेगा, है ना अगस्त्य? अगस्त्य कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद भूपेंद्र से बोला, डोंट वरी, मुझे अपना वादा याद है और उसे पूरा भी करूंगा। ये सुनकर अनामिका को राहत की सांस आती है और वो आगे आकर अगस्त्य की कुर्सी के कोने पर बैठ अगस्त्य के कंधों पर अपने हाथ से प्यार से उसे सहलाने लगती है। भूपेंद्र अगस्त्य से बोला, अपना वादा याद रखना, अनामिका से ही तुम्हारी शादी होगी। अपने बदले को
जल्दी पूरा करो और फिर अपना वादा पूरा करो। अगस्त्य भूपेंद्र से बोला, पीयूष के बारे में क्या पता चला है वह बताइए। आप ये जानते हैं कि मैं कितना डेस्परेट होकर उस हरामी को ढूंढ रहा हूँ। मुझे वह किसी भी हाल में चाहिए। भूपेंद्र काफी सीरियसनेस के साथ हल्का सा अपना सर हिला देता है और अपने एक गार्ड को कुछ इशारा करता है। गार्ड एक लैपटॉप को सामने रखी टेबल पर लाकर रख देता है और उसे खोलकर चला जाता है। अगस्त्य बस चुपचाप सीरियसनेस के साथ उस लैपटॉप को देखता है। भूपेंद्र लैपटॉप में एक वीडियो ऑन करता है और उसे अगस्त्य को दिखाता है। यह देखो, हमें अपने नेटवर्क के जरिए पता चला है कि वहां के कमरे में पीयूष कैप्चर हुआ है। वह गोवा में है। पीयूष गोवा में स्पॉट हुआ है। अगस्त्य की आंखें स्क्रीन पर थी। स्क्रीन पर चल रहे एक फिगर को देखते ही वह उसे पहचान जाता है और उसके एक्सप्रेशन बहुत 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 ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। स्क्रीन पर पीयूष था जो एक होटल में रुका हुआ था, गोवा के एक नॉर्मल से होटल में। होटल में आते वक्त उसके हाथ में एक बैग था। ये वही बैग था जिसमें अगस्त्य के 500 करोड़ के डायमंड थे। इसका मतलब यह कमीना पूरा कांड करने के बाद गोवा में जाकर छिपा है। पीयूष का चेहरा देखकर अगस्त्य की आंखें बहुत ज्यादा डार्क हो जाती हैं। उसका खून खौलने लगता है और उसकी मुट्ठियां जोर से कस जाती हैं। भूपेंद्र और अनामिका देखते हैं कि अगस्त्य खा जाने वाली नजरों से लैपटॉप स्क्रीन को देख रहा है कि अभी उसमें हाथ डालेगा और पीयूष को बाहर निकालकर उसकी हड्डियां तोड़ देगा। अगस्त्य अपने दांत पीसते हुए बोला, कौन से होटल में रुका है? भूपेंद्र ने जवाब दिया, होटल पैराडाइज। यह वीडियो आज सुबह का है, बिल्कुल ताजा। अगर इस वक्त हम उस होटल में पहुंच जाएं तो शायद उसे पकड़ सकते हैं। अगस्त्य तुरंत उठकर बोला, आज ये मेरे हाथ से नहीं बचेगा। अगस्त्य जल्दी से वहां से गुस्से में निकल जाता है। उसके जाते ही अनामिका थोड़ी टेंशन में अपने डैड की तरफ देखती है। डैड, अगर पीयूष इसके हाथ लग गया तो खून खराबा हो जाएगा। अगस्त्य का गुस्सा देखा है आपने? इस वक्त तो वो एक डेविल से कम नहीं लग रहा। भूपेंद्र हल्का सा मुस्कुराकर बोला, आखिर पीयूष ने इसका नुकसान ही इतना बड़ा किया है, खून खराबा तो होना ही है। तुम टेंशन क्यों ले रही हो? लेट्स सिट एंड एंजॉय द गेम। बंगले से बाहर निकलते ही अगस्त्य गाड़ी में बैठकर एक कॉल लगाता है। टीम को लेकर एयरपोर्ट पहुंचो, हम गोवा निकल रहे हैं अभी। फोन करके अगस्त्य अपने दांत पीसते हुए बड़बड़ाया, पीयूष खन्ना, योर डेथ इज ऑन द वे, मैं आ रहा हूँ। अगस्त्य अपनी गाड़ी लेकर निकल जाता है। घर में शुभी नहाकर तैयार होकर नीचे आ जाती है। उसकी बॉडी में पेन था, इसलिए वो बड़ा धीरे से चल रही थी। उसे नीचे पूरा हॉल खाली दिखाई देता है। घर इतना खाली क्यों है? कोई नौकर? तभी शुभी को याद आता है कि अगस्त्य ने उसे क्या कहा था। मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, घर के सारे नौकरों को मैंने छुट्टी दी है। आज के बाद इस पूरे बंगले का हर एक काम तुम अपने हाथों से करोगी। ये सब जब सुबह के दिमाग में गूंजता है तो जैसे उसके बदन का दर्द और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तभी मदन काका अंदर आते हैं। उनके हाथ में सब्जी की थैलियां थी जो शायद वो अभी अभी गार्डन से तोड़कर लाए थे। समायरा को मार्केट के केमिकल से भरा खाना खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, तो उसने सभी सब्जियां घर के पीछे वाले गार्डन में उगवा दी थी। उनका बंगला काफी बड़ा और काफी बड़े एरिया में था। उसके बाद भी वह बहुत सारा स्पेस बचता था, खासकर गार्डन का एरिया जहां समायरा और शुभी बचपन से ही खेलती थी और वहां फूलों के पौधे भी लगाती थी। मदन काका जब अंदर आते हैं तो शुभी को देखकर उसके पास आ जाते हैं। घर के सभी नौकरों को छुट्टी दे दी गई है, लेकिन मदन काका घर के परमानेंट नौकर थे। नौकर नहीं, उन्हें तो घर का सदस्य ही समझा जा सकता है और वह हमेशा यहीं पर रहते थे। मदन काका शुभी से बोले, शुभी बेटा, अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? शुभी ने अपने दर्द को संभालते की कोशिश करते हुए कहा, ठीक हूँ काका, बस थोड़ा पेन है बॉडी में। क्या आप मुझे पेन किलर ला के दे सकते हैं? मदन काका ने कहा, हाँ क्यों नहीं, मैं एक बार यह सब्जियां किचन में रख दूं, फिर तुम्हें दवाइयां लाकर देता हूँ। यह बोलकर मदन काका किचन की तरफ चले जाते हैं। सीढ़ियों से नीचे उतरकर शुभी हॉल में आती है। वह काफी खोई हुई थी, अपने हाथों से अपने बाजुओं को हल्का हल्का दबा रही थी। उसके हाथ पर जो चूड़ी के कटने के निशान बन गए थे वहां पर खून सूख चुका था, पर उसे दर्द अब भी काफी ज्यादा हो रहा था। जैसे तैसे करके सभी इस दर्द को बर्दाश्त करने की कोशिश करते हैं। बचपन से ही वो और समायरा इतने प्रिंसेस स्टाइल में पली बड़ी हैं कि उन्होंने दर्द कभी फील ही नहीं किया, इसलिए ये मामूली
इसलिए यह मामूली सा दर्द भी शुभी के लिए काफी ज्यादा लग रहा था। तभी एक कमरे का दरवाजा खुलता है, जिसकी आवाज सुनकर शुभी दरवाजे की तरफ पलटकर देखती है। दरवाजा खुलते ही एक नर्स सफेद कपड़ों में बाहर आती है। हाथ में एक प्लेट थी जिसमें कुछ दवाइयां, इंजेक्शन वगैरह था। वो लेकर सीधा किचन की तरफ चली जाती है। शुभी जब वो कमरा देखती है तो उसके अचानक हाथ कांपने लगते हैं। शायद वह समझ गई थी कि वहां कौन है, लेकिन उसकी वहां जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। आखिर कैसे हिम्मत करेगी वह, कैसे फेस करेगी उसे। शुभी कुछ सोच रही थी कि तभी उसने मदन काका की आवाज सुनाई देती है, जो उसके पीछे खड़े थे। शुभी बिटिया, अपना नाम सुनकर वह पलटकर देखती है तो पीछे मदन काका अपने हाथ में कुछ दवाइयां और पानी का ग्लास एक ट्रे में लेकर खड़े हुए थे। यह लो बिटिया, दवाई खा लो, और कुछ चाहिए हो तो बता देना। शुभी हाथ बढ़ाकर ट्रे से दवाइयां और पानी का ग्लास उठाती है। उसके बाद एक ही बार में 2-3 टैबलेट्स को निगल जाती है और एक घूंट पानी पी लेती है। पानी के ग्लास को वापस ट्रे में रखते हुए शुभी ने थोड़ी उदासी भरी आवाज में कहा, थैंक यू काका। उसके बाद शुभी फिर से पलटकर उस कमरे की तरफ काफी कॉम्प्लिकेशन इमोशंस के साथ देखने लगती है। शुभी को उस कमरे की तरफ देखता हुआ देख मदन काका के चेहरे पर भी उदासी छा जाती है। तुम जाकर मिलोगी नहीं उससे? यह सुनते ही शुभी की आंखें नम हो जाती हैं। वह हल्की सी कपकपाती हुई आवाज में उस कमरे की तरफ देखते हुए बोली, कैसे? हिम्मत नहीं हो रही काका, मैं कैसे देखूंगी उसे, कैसे सामना कर पाऊंगी उसका। मदन काका शुभी का दर्द बहुत अच्छे से समझ सकते थे। बीते दिनों में सिर्फ समायरा ही नहीं, शुभी की जिंदगी भी उथल पुथल हो चुकी थी। दोनों की जिंदगियों में ऐसे तूफान आए थे कि दोनों बेचारी बच्चियों अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी। मदन काका ने शुभी से कहा, तुम हमेशा से ही उसकी हिम्मत रही हो और वो तुम्हारी। इस वक्त तुम दोनों को सिर्फ एक दूसरे की जरूरत है। जाओ उनसे मिल लो। वो तुमसे बात तो नहीं करेगी पर तुम्हारी आवाज जरूर सुन सकेगी। शायद उसे हौसला आए और वो वापस लौटने लगे। शायद तुम्हारी आवाज सुनकर उसका दर्द कुछ कम हो जाए। जाओ बिटिया। यह बोलकर आंखों में हल्के आंसू लिए हुए मदन काका वहां से चले जाते हैं। शुभी की आंखों में भी आंसू आए हुए थे। हिम्मत करके वह अपने कदमों को उस कमरे की तरफ आगे बढ़ाती है। हर बढ़ते कदम के साथ शुभी का दिल ना सिर्फ जोर से धड़क रहा था, बल्कि एक गहरी दर्द में भी डूबता जा रहा था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि अंदर वह किस हालत में होगी। दरवाजे के पास पहुंचकर शुभी जब दरवाजा खोलकर कमरे में एंटर करती है तो एकदम से उसका पूरा शरीर कड़क हो जाता है। वो अपनी जगह पर फ्रीज हो जाती है। धड़कनें ठप हो जाती हैं, मानो रुक सी जाती हैं, और वह सांस लेना भूल जाती है। शुभी अगले 5 मिनट तक ऐसे ही हालत में खड़ी सामने बिस्तर पर एक लाश की तरह लेटी हुई समायरा को देखती है। उसके चारों तरफ मशीन, हाथों में कई सारी सुइयां और चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। इस बीच उसके शरीर के लाल नीले जख्म अब भी काफी हद तक ताजे थे, जो उस पर हुई दरिंदगी को बयां कर रहे थे। शुभी के सीने में जोर से दर्द उठता है, इतना जोर कि वह चीख पड़ती है और अपने घुटनों पर गिर जाती है। आंसू उसके गाल को गीला करते हुए नीचे फर्श पर टपक रहे थे। शुभी की आंखें, उसकी बेजान सी आंखें बिस्तर पर समायरा के ऊपर थी। शुभी को लग रहा था कि वह बहुत दर्द में है, पर समायरा को देख उसकी यह गलतफहमी दूर हो गई। समायरा की हालत देखकर शुभी को यह अंदाजा लगाने में भी मौत आ रही थी कि वह कितने दर्द से गुजरी होगी, उस पर क्या बीती होगी उस वक्त। जैसे तैसे करके अपने आप को संभालती हुई शुभी जमीन से खड़ी होकर बिस्तर की तरफ बढ़ती है। वह समायरा के बगल में जाकर बैठ जाती है और समायरा की हालत को गौर से देखती है। समायरा को ऐसी हालत में देखकर शुभी को ऐसा लग रहा था जैसे वह अंदर से मर रही है। उसके सीने में कोई हजारों खंजर लगातार चला रहा है और उसका दर्द उसकी बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है। क्या ये सब वाकई में भाई ने किया? पीयूष, जिस भाई को वह जानती थी, जो उस पर जान छिड़कता था, उसके लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार था। क्या समायरा की हालत इस पीयूष की वजह से ऐसी हुई? नहीं, चाहे कुछ भी हो, पर शुभी यह मानने को तैयार नहीं थी कि समायरा की इस हालत की पीछे पीयूष जिम्मेदार हो सकता है। बिल्कुल भी नहीं। आंखों से आंसू लगातार टपक रहे थे।
समायरा बिस्तर पर बेजान पड़ी थी। उसकी आंखें बंद थी और कमरे में सिर्फ मशीन की आवाज गूंज रही थी। सामने मशीन में समायरा की धड़कनें चलती हुई दिखाई दे रही थी, जो उसे सिर्फ जिंदा रखे हुए थी, क्योंकि मर तो वह काफी पहले ही चुकी है। सुबह का हाथ कांपने लगता है जब वह उसे उठाकर समायरा के हाथ पर रखती है। उसका आंसू समायरा के हाथ पर टपक जाता है और उसकी कांपते हुए होठ से उसका नाम निकलता है, समायरा। उसका गला पूरा भर चुका था और अब वो और ज्यादा इस दर्द को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। अगले ही पल शुभी फूट फूट कर रोने लगती है और समायरा के हाथ को पकड़कर अपने सीने से लगा लेती है। समायरा, ये तुम्हें क्या हो गया? क्या हो गया है तुम्हें? तुम ऐसे क्यों पड़ी हुई हो? प्लीज होश में आओ, मुझसे बात करो समायरा, प्लीज मुझसे बात करो। शुभी दर्द में रो रही थी। दो बेस्ट फ्रेंड्स जो जिंदगी में हमेशा हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते और खुश रहती थी, प्राउड था उन्हें अपने भाइयों पर। उनकी सुरक्षा में उन्हें किसी चीज का डर नहीं था। आज वह दोनों इस हाल में हैं और शायद बताने की जरूरत भी नहीं है कि उनके जिम्मेदार कौन है। अगस्त गुस्से में होटल पैराडाइज से बाहर निकलता है। वो गाड़ी के पास आकर उसके टायर को जोर से लात मारता है। उसके गार्ड्स भी उसके साथ भागकर आते हैं और अगल बगल खड़े हो जाते हैं। अगस्त का पूरा शरीर गुस्से से तमतमा रहा था। वह यहाँ नहीं है, पर उसे पता कैसे चला कि हम लोग उसे यहाँ ढूंढ रहे हैं, ढूंढते हुए आ रहे हैं? शायद उसकी भी हमारी हर हरकत पर नजर है, इसलिए तो हमारे यहाँ आने से पहले ही वह गायब हो गया। अगस्त ने एक गार्ड ने थोड़ी हिम्मत करते हुए आगे जाकर अगस्त से कहा, सर अब हम क्या करें? अगस्त अपनी मुट्ठियों को जोर से कस लेता है और उसके एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा डार्क हो जाते हैं। ढूंढो उसे, ढूंढते रहो जब तक ना मिले तब तक ढूंढो। आज वह बचकर नहीं जा सकता, लेकिन कब तक? एक न एक दिन तो मेरे हाथ आएगा ही। सारे गार्ड्स एकदम से अलर्ट हो जाते हैं और अपने मिशन के लिए बहुत ज्यादा सीरियस हो जाते हैं। अगस्त अपनी गाड़ी में बैठकर जाने से पहले गार्ड से बोला, तुम लोग अपना काम शुरू करो, मुझे फॉलो करने की जरूरत नहीं। यह बोलकर अगस्त गाड़ी स्टार्ट करके वहां से चला जाता है। यूजुअली हमेशा गार्ड अगस्त के साथ ही रहते थे, पर आज अगस्त कहीं गया है और फिलहाल उसे भी नहीं पता कि वह कहाँ गया है। गाड़ी चलाते हुए अगस्त का सीरियस आवाज में बड़बड़ाया, पीयूष बहुत चालाक है, उसे ढूंढने के लिए मुझे मदद चाहिए, मुझे उसकी मदद लेनी ही होगी, पर अब वो मुझे मिलेगा कहाँ? कुछ भी हो, पर उस तक पहुंचना ही होगा। यह बात बोलते ही अगस्त अपनी मुट्ठियों को स्टीयरिंग व्हील पर जोर से कस देता है और गाड़ी की स्पीड को थोड़ा तेज कर देता है। अगस्त की एक्सप्रेशन बता रहे थे कि वह ऐसे इंसान की मदद लेने जा रहा है जिसकी मदद वह बिल्कुल नहीं लेना चाहता। दूसरी तरफ, नहीं नहीं प्लीज ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। एक आदमी अपने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा था। वह अपने सामने बैठे इंसान में यमराज की शक्ल देख रहा था, जिससे उसकी आंखें खौफ के कारण फैल गई थी। उसके बगल में उसकी पत्नी भी कुर्सी से बंधी हुई थी। वह भी डर और घबराहट के मारे बार बार अपनी जिंदगी की भीख मांग रही थी। हमें छोड़ दो, प्लीज हमें छोड़ दो। उन दोनों की आंखों में इतना डर था जितना एक वक्त पर मरते हुए इंसान की आंखों में होता है। उसके सामने एक डेविल था, अंडरवर्ल्ड की दुनिया का सबसे बड़ा डेविल, कबीर डोगरा, जो अंडरवर्ल्ड की दुनिया में केडी के नाम से मशहूर था। 6 फुट 4 इंच का हट्टा कट्टा नौजवान, जो जितना हैंडसम था उतना ही खतरनाक। ये अंडरवर्ल्ड की दुनिया का इकलौता किंग था। कबीर डोगरा के नाम से सिर्फ अंडरवर्ल्ड ही नहीं, पुलिस भी डरती थी। कोई भी उससे पंगा लेने की हिम्मत नहीं करता था। वह कबीर डोगरा इस वक्त एक मिडिल क्लास आदमी के घर में उसकी आंखों के सामने उसे और उसकी पत्नी को कुर्सी से बांधकर उसके सामने सोफे पर बड़े स्टाइल में बैठा हुआ था। उसके आसपास बहुत सारे लंबे चौड़े हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड खड़े थे। कबीर डोगरा के हाथ में एक बंदूक थी। आंखों में बहुत ही कोल्डनेस, दया जैसा भाव जैसे आसपास भी नहीं था। नहीं, प्लीज छोड़ दो, मेरे मम्मी पापा को छोड़ दो, उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? प्लीज मेरे मॉम डैड को छोड़ दो। एक 22 साल की बेहद ही खूबसूरत लड़की अयाना, जिसे इस वक्त कबीर डोगरा के 2 आदमियों ने पकड़ रखा था, वह लगातार रो रो कर चिल्ला रही थी। अपने माता पिता की जिंदगी की भीख मांग रही थी। कुर्सी पर
बंधा हुआ आदमी कबीर डोगरा से बोला, केडी हमें छोड़ दो, हमें जाने दो, ऐसा मत करो, हम अपनी जान की भीख मांगते हैं तुमसे। उसकी बात सुनकर कबीर डोगरा जोर जोर से हंसने लगता है। भीख? यमराज के सामने जिंदगी की भीख मांग रहे हो? कबीर और जोर जोर से हंसने लगता है। उसके बाद वह हंसना बंद कर देता है। उसके एक्सप्रेशन एकदम से बदल जाते हैं, बहुत डार्क हो जाते हैं। वह उठकर धीरे धीरे से अपने कदमों को उस आदमी की तरफ बढ़ाता है। कबीर के बढ़ते कदमों के साथ उस आदमी और उस औरत की धड़कनें बहुत ज्यादा तेज हो गई थी। उस आदमी के चेहरे से पसीना छूट जाता है। कबीर डोगरा उस आदमी के माथे पर गन रखते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? तूने जो किया है उसके लिए सिर्फ एक ही सजा हो सकती है, मौत। हम पर रहम करो केडी, रहम करो हम पर, हमें बख्श दो, हमें जाने दो। वह आदमी जोर से चिल्लाता है। टू बी कंटिन्यू प्लीज फ्रेंड्स। ये हमारे नए पार्ट्स हैं, चल रहे हैं, इसमें प्लीज आप लोग कमेंट्स कीजिए, बताइए कि ये स्टोरी आपको कैसी लगी। थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलेगा तो हम इसके पार्ट्स और भी जल्दी जल्दी डालेंगे। आप लोग स्टोरी सुन तो लेते हैं पर लाइक और कमेंट करना भूल जाते हैं, तो प्लीज भूलिएगा मत, याद से लाइक एंड कमेंट। हर हर महादेव दोस्तों।